नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी पर दिल्ली की लोगों के साथ उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ करने का गंभीर आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के एमएलए आतिशी ने कहा कि उत्तरी नगर निगम में स्थित राजन बाबू अस्पताल की इमारत खतरनाक घोषित की जा चुकी है। इसके बावजूद यहां की छत के नीचे मरीजों का इलाज चल रहा है। ये मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ है। आपको बता दें कि आतिशी मार्लेना ने पिछले दिनों राजन बाबू अस्पताल का दौरा किया था और क्या कुछ वहां पर नजर आया आपको दिखाते हैं, आपको सुनवाते हैं। आज हम यहाँ पे नॉर्थ एमसीडी के राजन बाबू हॉस्पिटल में आए हुए हैं, लेकिन आज जो ये हॉस्पिटल के हालात हम देख रहे हैं वो बाकी सारे अस्पतालों की भी हमारी समस्याओं को पीछे छोड़ देते हैं। और ये अनबिलीवेबल है कि इस हालात में एक हॉस्पिटल है, दिल्ली के बीचों बीच ये अस्पताल है। आप आइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप पूरी बिल्डिंग के हालात देखिए कि किस तरह से ये बिल्डिंग पूरी टूटी फूटी है। खुद एमसीडी ने यहाँ पे एक बोर्ड लगाया हुआ है कि सावधान, आगे खतरनाक भवन है, ये रास्ता बंद है। तो ये हालात एमसीडी के अस्पताल के हैं। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं जिसके इतने टूटे फूटे हालात हैं, जहाँ पे खुद एमसीडी ये कह रही है कि बिल्डिंग खतरनाक है, यहाँ पे अंदर जाना सेफ नहीं है। अभी हम अंदर चल के देखेंगे कि यहाँ पे अस्पताल के वार्ड भी चल रहे हैं। और यहाँ पे आप ये विजुअल्स देख सकते हैं कि जिस बिल्डिंग पे बार बार बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि बिल्डिंग खतरनाक है, बिल्डिंग डेंजरस है, उस बिल्डिंग में ये पूरा एक पेशेंट्स का वार्ड बना हुआ है। पेशेंट्स अभी यहाँ पे एडमिट हैं। ये हालात है एमसीडी के अस्पतालों की। तो इस राजन बाबू अस्पताल में तो ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ एमसीडी ने सारी हदें पार कर दी हैं। और इस हॉस्पिटल को देख के ये साफ नज़र आ रहा है कि एमसीडी ने अपनी सारी जिम्मेदारी से हाथ धो दिए हैं। नॉर्थ एमसीडी को, बीजेपी शासित नॉर्थ एमसीडी को कोई दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं है। मेरा भाजपा के नेताओं से ये सवाल है कि देखिए, आज तक तो हम सुनते आए थे कि आप भ्रष्टाचार करते हैं, आप उगाही करते हैं, आप पैसे लेते हैं, लेकिन जो आज हमने राजन बाबू अस्पताल में देखा तो आज नज़र आ रहा है कि पैसे की हवस में, भ्रष्टाचार की हवस में आज भाजपा शासित एमसीडी ने दिल्ली के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। ये हालात आ गया है। और ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ पूर्व मेयर और बीजेपी नेता जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है जयप्रकाश जी आपका एफएम न्यूज में। नमस्कार, धन्यवाद। ये जो अस्पताल की तस्वीरें हैं, आम आदमी पार्टी जो सीधे सीधे आरोप लगा रही है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक तरफ एमसीडी ही लिखती है कि आगे रास्ता बंद है, बिल्डिंग खतरनाक है, वहीं दूसरी तरफ लोगों का उसमें इलाज चल रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी का दिल्ली में लोगों में भ्रम फैलाना ही उनका काम है। राजन बाबू जो अस्पताल है वो बहुत बड़े क्षेत्रफल के अंदर है जी।
खुद मैंने जब वहाँ पे दौरा किया था मैंने देखा था। और जो बोर्ड लगा है वो तो लोगों को सावधानी के लिए, क्योंकि एक थोड़ा सा हिस्सा है जिसका छज्जा डैमेज है, तो अगर बोर्ड लगाया है तो लोगों को सावधानी के लिए लगाया है। और आम आदमी पार्टी ने तो इस बार हमारा हेल्थ का फंड भी काट लिया। जब उन्होंने हेल्थ का फंड भी काट लिया, ऊपर से सवाल भी खड़े कर रहे हैं। दूसरा, राजन बाबू अस्पताल का क्षेत्रफल कई सौ एकड़ के अंदर है जी। उसमें कई बिल्डिंग ऐसी है जो इस समय इस्तेमाल में नहीं आ रही और वो पुरानी है, डैमेज है, जिसको हमने रिपेयर करने के लिए प्रस्ताव पास कराया था। मुझे लगता है जल्दी उसको वो रिपेयरिंग का काम उसका हो जाएगा। और जो छज्जा डैमेज था वो हमने पहले ही जड़वा दिया था। लेकिन जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं आतिशी, वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये वही बिल्डिंग है जिसमें इलाज चल रहा है, आगे बोर्ड भी है। आतिशी जी को दिल्ली के गड्ढे नजर नहीं आते, जब बारिश आती है जल भराव नजर नहीं आता। अभी दिल्ली में एयर पोल्यूशन है वो नजर नहीं आ रहा, ओमिक्रॉन फैल रहा है वो नजर नहीं आ रहा। जयप्रकाश जी, सारी बातें सही हैं, सारी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति मैं मान लेता हूं, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अगर वो बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है, खतरनाक है, जर्जर है, तो उसमें आम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों? उसमें लोगों के साथ का इलाज क्यों? सवाल यह है। सबसे बड़ी बात है कि जो बिल्डिंग है वो कई स्टोरी बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग का सिर्फ आगे का छज्जा थोड़ा सा डैमेज है, लेकिन अंदर जो वार्ड चल रहे हैं वार्ड ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ पे पीछे कोविड का अस्पताल भी खोला था, 200 बेड का अस्पताल बनाया था। और दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा टीबी हॉस्पिटल वहाँ चलता है, ऐसा नहीं है। लेकिन इशू बनाना ये आम आदमी पार्टी की आदत हो गई है। और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ आदिल खान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आदिल खान साहब आपका एफएम न्यूज में। धन्यवाद। आपने सुना ही है, पूर्व मेयर हैं जयप्रकाश जी, वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सिर्फ आरोप लगा रही है। जो बिल्डिंग है, जो जर्जर है, वो दूसरा हिस्सा है, जहां पर अस्पताल चल रहा है वो दूसरा हिस्सा है। देखिए, दिक्कत ये है कि पिछले 15 सालों से दिल्ली की एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। जी जयप्रकाश जी भी उसी शासन के अंदर मेयर रह चुके हैं जी। पर अफसोस ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं किया। बीजेपी ने दिल्ली को 2 गिफ्ट दिया है। पिछले 15 सालों के शासन में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया है। जी। और दूसरा, इनके जितने भी पार्षद हैं, इनके जितने भी काउंसलर हैं, वो दिल्ली की गलियों में घूम घूम कर लिंटन माफियाओं की तरह काम करते हैं, वसूली का काम करते हैं। आज इस गंभीर विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं, जी। राजन बाबू अस्पताल की बात कर रहे हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि जयप्रकाश जी मेयर रह चुके हैं और जिस तरीके से अभी चैनल पर बैठकर वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं आपके एफएम पर बैठकर, मुझे लगता है ये भी एक शर्मनाक बात है। आप जाकर वहां देखिए पूरी बिल्डिंग किस हालत में है। हम सब ने वीडियो देखी है, हम सब ने फोटोज देखे हैं और आपने भी देखा होगा, दिल्ली के लोगों ने भी देखा है। इससे ज्यादा शर्मनाक दिल्ली और देश के लिए कुछ नहीं हो सकता कि देश की राजधानी दिल्ली के अंदर एमसीडी एक ऐसा अस्पताल चला रही है जिसके बिल्डिंग के बाहर एमसीडी ने खुद बोर्ड लगा रखा है कि आगे जाना मना है, भवन जर्जर हालात में है। और उसी भवन के अंदर आप दिल्ली के गरीब लोगों का इलाज कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता हूँ, मैं बीजेपी के नेताओं से और मेयर साहब से भी एक बात पूछना चाहता हूँ कि आखिर आपको दिल्ली के लोगों से, आप लोगों को इतनी नफरत क्यों है? आखिर आप दिल्ली के गरीब लोगों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? आखिर आप आम लोगों से इतना नफरत क्यों करते हैं? और आप बार बार लगातार जब हम लोग ये सवाल उठाते हैं कि आपके लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज इनके पार्षद सिर्फ दिल्ली के अंदर आप बिल्डिंग नहीं बना सकते, इनके पार्षद घूम घूम कर लिंटर माफियाओं की तरह वसूली कर रहे हैं। किसी पार्षद की 1 रुपए तनख्वाह नहीं है, पर इनके अधिकतर पार्षद ये तो मर्सिडीज में घूम रहे हैं, ये तो ऑडी में घूम रहे हैं। अपने कर्मचारियों को देने के लिए वेतन नहीं है, पर इनकी बड़ी बड़ी कोठियां तैयार हो रही हैं। आखिर कहां से पैसा लेकर आते? लेकिन आदिल खान साहब, जयप्रकाश जी तो ये कह रहे हैं कि आपने उनका हेल्थ का फंड काट लिया जो एमसीडी को आप देते थे। देखिए, आम आदमी पार्टी को जितना पैसा देना था जी, जो तय होता है बजट में, उससे ज्यादा पैसा हम लोग दे चुके हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार ने एमसीडी को सब कुछ दे दिया है, पर जब आप हर चीज में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करेंगे, जब आप लूट कर अपना घर भरेंगे, तो कहां से पैसा बचेगा? मैं पूछना चाहता हूं साफ तौर पर आपके चैनल के माध्यम से, आखिर बीजेपी के जो पार्षद हैं वो पैसा लेकर कहां से आते हैं?
चलिए जवाब ले लेते हैं। जयप्रकाश जी जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि जो हमारे आदिल भाई बैठे हैं उनको शायद ये मालूम नहीं है कि जब दिल्ली में पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, इनके सारे विधायक, मुख्यमंत्री समेत, कोई ई रिक्शा पे गया था, कोई तांगे पे गया था, कोई रिक्शा में गया था, कोई मेट्रो में गया था, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी कोठियां कहाँ से आ गई? अरे 7 साल से जब से दिल्ली में आम आदमी की सरकार आई है, करप्शन का क्या स्थिति हो गई है। और नगर निगम के अंदर जो हमारे निगम पार्षद है वो बेचारे नगर सेवक हैं, सेवा करते हैं, और आम आदमी पार्टी एक तरफ एमसीडी का फंड काटती है, ₹41,000 करोड़ आपने जल बोर्ड को दे दिया, उसका हिसाब किताब कौन देगा? आज तक आप लोकायुक्त की बात करते हैं तो वो जयप्रकाश जी, ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है जो चलती रहती है। कभी आम आदमी पार्टी आप पर आरोप लगाती है, कभी आप लोग आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हैं, लेकिन जनता की तरफ से जयप्रकाश जी मेरा बड़ा सीधा सवाल है, आप पूर्व मेयर भी रहे हैं और बीजेपी नेता भी हैं, बड़ा सीधा सा सवाल है, जब बिल्डिंग जर्जर है, उसका एरिया जर्जर है, तस्वीरें ये सब कुछ बयां कर रही हैं, उसके बाद भी वहां पर लोगों का होना, कल के दिन को हादसा हो जाएगा तो सिर्फ मलाल करते रह जाएंगे आप लोग, इस राजनीति की भेंट चढ़ जाएंगी कई जाने। जो राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल है वो लगभग 100 एकड़ के अंदर हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा अस्पताल है। इन्होंने कहाँ का फोटो खींच करके दिखाया है, ये तो झूठे लोग हैं, ये तो आरोप आदमी पार्टी है, ये तो सुबह से लेकर शाम तक झूठे फोटो खींच करके भेजते हैं। इनका लोकायुक्त कहाँ गया? पूरी दिल्ली के अंदर इन्होंने शराब की दुकानें खुलवा दी, उस पर कुछ बोलते नहीं है। एमसीडी के इनकी अपनी सरकार की सरकार की आम आदमी पार्टी की सरकार है तो बुरा लगना स्वाभाविक है। पार्टी के मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों की इलाज की बात कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों की जान के साथ जो आप खिलवाड़ कर रहे हैं उससे बात कर रहे हैं। आपने बनाए नहीं, कॉलेज आपने बनाए नहीं, आप दिल्ली की बात करते हो। आप पंजाब में आपके मुख्यमंत्री भागे वो वहां कहते हैं पंजाब को नशा मुक्त बनाएंगे, दिल्ली को नशा युक्त आपने खड़ा कर दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार फेल हुई है। लेकिन मेरी अपील है जयप्रकाश जी, मेरी अपील है आपके माध्यम से कि अगर उस बिल्डिंग में, जो बिल्डिंग जर्जर है, अगर उसमें लोगों का इलाज किया जा रहा है तो निवेदन है कि वहां पर इस तरह की स्थिति पैदा मत करिए जिसका नुकसान ऐसा हो जिसकी भरपाई करनी मुश्किल हो जाए। मेरा निवेदन है आपसे कि वहां पर इस मामले को संज्ञान में लें और तुरंत अगर उस तरह की बिल्डिंग वहां पर है तो वहां से लोगों को बाहर निकाला जाए और सुरक्षित जगह पर लेकर जाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आदिल खान साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें राजन बाबू अस्पताल की हमने आपको दिखाई, जहां पर आम आदमी पार्टी का सीधे तौर से आरोप है कि एमसीडी एक तरफ ये कहता है कि ये बिल्डिंग जर्जर है, खतरनाक है, तमाम बोर्ड वहां पर लगे हुए हैं, लेकिन वहां पर इलाज चल रहा है, जबकि बीजेपी का कहना है कि वो बिल्डिंग दूसरी है और जहां पर इलाज चल रहा है, जहां पर अस्पताल है, वो बिल्डिंग दूसरी है। लेकिन अगर ये बिल्डिंग जर्जर है और इसमें इलाज चल रहा है तो ये वाकई में लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। सूबे में अपराध का आकाश विस्तारित हो या घोटालों घपलों की सिलसिलेवार स्थितियां पारित हों, जराइम की दुनिया का हर चेहरा हमारी स्क्रीन पर होगा बेनकाब। हमारी स्क्रीन पर अपराध के अनवरत सिलसिले पर होंगे सवाल। हम बेखौफ होकर पूछेंगे सत्तासीनों से कि बताइए, कानून को कुचलने के लिए क्यों उठ खड़े होते हैं अपराधी? क्यों ढलता हुआ सूरज डराता है हमारी बेटियों को? क्यों राह पर चलते हुए उनके कदम कांपते हैं? क्यों दिन ढलते ही नहीं निकलना चाहता कोई अपना किवाड़ खोलकर? पुलिस या जुर्म हो या पुलिस की नेक दिली और इंसानियत भरा चेहरा, बगैर भेदभाव के हम दिखाएंगे। हम आएंगे और छा जाएंगे, क्योंकि हम हैं एफएम खबरों का हर पल, कल आज या कल। यूपी उत्तराखंड में किस दल से कौन मिला, किसका किससे दिल मिला, किसने किसे दिया सियासी धोखा, किसकी जीत को किसने रोका?
हर हलचल पर होगी बेबाक बहस, हर मुद्दे पर होगा सीधा सवार। न बरगलाएंगे, न बहलाएंगे, न भ्रम फैलाएंगे। हम आएंगे, हम छा जाएंगे, क्योंकि हम हैं FM। हम सिर्फ लखनऊ के गलियारे तक सीमित नहीं होंगे। हम सियासत के मीनारों से लेकर राजनीति की मेहराबों तक अपनी पहचान फहराएंगे, सच से सामना कराएंगे, क्योंकि हम आएंगे और छा जाएंगे, क्योंकि हम हैं FM। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। केंद्र सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि आईटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2021 ही है। इसे आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही थी कि कम रिटर्न दाखिल होने और पोर्टल में आने वाली दिक्कतों के चलते जीएसटी काउंसिल की बैठक में आईटीआर भरने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 ही है। इसे आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। आपको बता दें कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सहित कई संगठनों की ओर से इस तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की गई थी। विभाग ने असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए दाखिल किए गए आईटीआर का विवरण देते हुए ट्वीट किया कि 27/12/2021 तक कुल आपको बता दें कि आईटीआर का जो विवरण दिया गया है उसमें ट्वीट कर यह जानकारी दी गई कि 27 दिसंबर तक 4,68,45,249 आईटीआर दाखिल किए गए हैं, जिसमें 15,49,831 आईटीआर उसी दिन दाखिल किए गए हैं, जिसमें 2.5 करोड़ से अधिक आईटीआर 1 और 1 करोड़ 17 लाख से अधिक आईटीआर 4 शामिल हैं। आईटीआर फॉर्म 1 और आईटीआर फॉर्म 4 सरल रूप हैं जो बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम करदाताओं को पूरा करते हैं। सहज 50 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्ति द्वारा यह दायर किया जा सकता है और जो वेतन एक गृह संपत्ति और अन्य स्रोतों से आय प्राप्त करता है, 50 लाख रुपए तक की कुल आय और व्यवसाय और पेशे से आय वाले व्यक्तियों, HUF और फर्मों द्वारा आईटीआर 4 दाखिल किया जा सकता है। ऐसे में सीए एसोसिएशन और बाकी यूनियन की ओर से फाइनेंस मिनिस्ट्री से यह मांग की गई कि इंडिविजुअल आईटीआर फाइल करने वालों के लिए डेट को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि नए ई फाइलिंग पोर्टल में अब भी कई तरह की परेशानियां बनी हुई हैं। तमाम तरह के ट्वीट किए गए, साथ ही वो स्क्रीनशॉट शेयर किए गए जो पोर्टल पर आईटीआर फाइल करते हुए दिक्कतें आ रही थी। वो सारे तमाम ट्वीट किए गए, वो स्क्रीनशॉट शेयर किए गए, लेकिन तारीख आगे नहीं बढ़ेगी। यह स्पष्ट कर दिया गया है। आईटीआर फाइल करने का आज आखिरी दिन है और लोगों के सामने दिक्कत आ रही है क्योंकि पोर्टल में लगातार दिक्कत है। और हमारे साथ अमित गुप्ता जी हैं, सीए हैं। बहुत बहुत स्वागत है साहब आपका। और हमारे साथ अरुण कुमार जी हैं, अर्थशास्त्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। शुरुआत अमित गुप्ता जी आपसे ही करूंगा। आज जो पोर्टल में दिक्कतें देखने को मिली हैं, जिस तरह की परेशानी आईटीआर फाइल करते वक्त आ रही थी और मंत्रालय ने कह दिया है कि अब तारीख नहीं बढ़ेगी, तो किस तरह की समस्या है और क्या कुछ निदान इससे पाया जा सकता है? सबसे पहले तो एफएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार जी। मैं आपको बता देता हूं क्योंकि आयकर विभाग ने आयकर विवरणी भरने की आखिरी तिथि नहीं बढ़ाई है, जो 31 दिसंबर 2021 रही। अब आपको इसमें दोनों पहलुओं की बात बताता हूँ कि सबसे पहले तो ये देखिए, तारीख थी 31 जुलाई, उसके बाद 31 अक्टूबर और अब बढ़कर ये 31 दिसंबर कर दी जी। ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले 4-5 दिनों से इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है वो पूरी तरह से सक्षम नहीं है, यूजर फ्रेंडली नहीं है, जिससे सभी लोग रिटर्न भर सके जी। पर पिछले 1 महीने से ये साइट बिल्कुल ठीक चल रही थी। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ही लास्ट में सोच रहे थे रिटर्न भरने के लिए, उनके लिए एक चिंता का विषय है जी। और आज की बात करें तो आज सुबह से ही, क्योंकि इतने सारे यूजर देश के अलग अलग भागों से रिटर्न भर रहे थे, तो इतना सब ट्रैफिक होने के जैसे साइट में प्रॉब्लम हुई, पर हम भी अपने ऑफिस में काम कर रहे थे और प्रभु की कृपा से हमारी सारी रिटर्न, हमारे सब करदाताओं की रिटर्न हमने फाइल कर दी है।
बाकी ये सरकार ने, क्योंकि एक अगर हम आयकर दाताओं की तरफ से देखें, जिस प्रकार से ओमिक्रॉन वायरस की वजह से पिछले एक हफ्ते से लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, बैंकों में भी थोड़ा सा आना जाना कम हो गया, लोग डर रहे हैं, तो एक ऐसा प्रयास था कि हफ्ता 10 दिन तारीख बढ़ा दी जाएगी। ना होना एक थोड़ा निराशाजनक है, कर देता हूँ। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ अर्थशास्त्री अरुण कुमार जी हैं। अरुण कुमार जी, इनकम टैक्स बहुत से लोग फाइल करते हैं, ITR फाइल करते हैं, लेकिन अब जब आज आखिरी तारीख है और साइट में समस्या है, जो लोग नहीं कर पाए हैं, कितना फर्क अर्थव्यवस्था पर पड़ता है इसका, और कितना जो इम्पैक्ट है जो पड़ना चाहिए एक ITR के तौर पर, लोगों को जिस तरह से जागरूक किया जाता है उस पर क्या कुछ फर्क पड़ेगा? ये चिंता की बात है, क्योंकि जब सरकार एक वो बता देती है कि भाई ये आखिरी तारीख है, और फिर उस समय उनका जो अगर सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, उनकी वेबसाइट नहीं काम कर रही है, तो ये करदाता की जो परेशानी हो जाती है। करदाता का कोई फॉल्ट नहीं है ना, तो वो अपना जो रिटर्न नहीं फाइल कर पाएगा, तो उस पर कुछ पेनल्टी वगैरह लग जाएगी। और बहुत सारे हमारे देश में जो करदाता हैं जो फाइल करते हैं, वो रिटर्न या बहुत लो रिटर्न फाइल करते हैं, तो उनके लिए बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि उनका बहुत कम रिटर्न होगा, बहुत कम टैक्स पेमेंट होगा, और वो सोचते हैं कि आखिर में कर देंगे जब वो करना होगा, तो समय मिला हुआ है। तो इसलिए उनके लिए बहुत, तो जो मतलब जो खैर बहुत वेल ऑफ सेक्शन है, जो ज्यादा टैक्स पे करते हैं, उनके लिए शायद इतना फर्क ना पड़े। जो कमजोर सेक्शन है उसके लिए ज्यादा फर्क पड़ेगा, उस पर ज्यादा पेनल्टी और फाइन पड़ जाएगा, जो उसको देना भारी पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि जो CBDT है उसको इसमें तारीख बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि गलती तो करदाता की नहीं है कि जो फाइल नहीं कर पा रहे हैं, और ये समस्या काफी समय से चल रही है, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ था कि ये वेबसाइट पे गड़बड़ी हुई थी और करदाताओं ने जो परेशानी का जो जाहिर किया था कि वहाँ पे ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो ये क्योंकि पहला साल है जब ये सब हो रहा है, तो इसलिए इस साल को थोड़ा रियायत करनी चाहिए और डेट बढ़ा देनी चाहिए। बिल्कुल। अमित गुप्ता जी, जिस तरह से आप अरुण कुमार जी ने बताया कि पेनल्टी पड़ेगी अगर इसके बाद जब आयकर IT रिटर्न किया जाएगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं, क्या कुछ पेनल्टी होगी, किस तरह से लोग आगे फाइल कर सकते हैं? जो लोग देर से रिटर्न भरेंगे आज के बाद, अगर सरकार ने तारीख नहीं बढ़ाई तो सेक्शन 234F के अंदर लेट फाइलिंग ऑफ ITR की पेनल्टी लगेगी, जो मिनिमम 5,000 और मैक्सिमम 10,000 है। और अगर वो 31 मार्च 2022 तक भी अपनी आयकर रिटर्न नहीं भरते तो ये पेनल्टी और बढ़ती। तो पेनल्टी तो देखिए लगेगी, पर एक बात यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूंगा अरुण जी के साथ, कि जिन लोगों को कर नहीं देना, जिनका नील रिटर्न है, उनको ये पेनल्टी नहीं है, उनके लिए ऑटोमेटिक तारीख 31 मार्च 2022 ही है, वो 2022 तक रिटर्न भर पाएंगे। केवल वो लोग जिनका आयकर बहुत कम है और उन्होंने अगर रिटर्न नहीं भरा, तो उनके लिए थोड़ी सी परेशानी का विषय है कि 5,000 रुपए या 10,000 रुपए का उनको अतिरिक्त भार उठाना पड़ेगा। अब देखिए, इसमें दोनों ही बातें होती हैं। आयकर के लिए अगर हम बात करें करदाताओं के लिए, तो वो हमेशा ही ये मानकर चलते हैं कि आखिरी दिन तारीख बढ़ ही जाएगी। तो बहुत सारे लोग तो रिटर्न फाइल ही नहीं करते कि आयकर जब तारीख बढ़ जाएगी तो जब तक बढ़ रही है तब तक उसका फायदा ले लो, टैक्स मत जमा करो। अगर हम एक तारीख निश्चित करते हैं, उसके पेनल्टी रखते हैं, तो उसका मकसद ही होता है कि हम उस तारीख को ना बढ़ाएं। तो हम इसका CBDT के एक स्टेप का एक तरह से स्वागत भी करते हैं कि जब तारीखें नहीं बढ़ेंगी तभी लोग अनुशासित रहेंगे, उसमें आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण कुमार जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब तारीख नहीं बढ़ेगी, ये साफ कर दिया है सरकार ने, और इसके बाद जो भी ITR फाइल करेगा उस पर पेनल्टी लगेगी। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।